लेकिन आप सब लोग ये जानने में तो बहुत इंटरेस्टेड होंगे कि ये कैसे काम करता है, इसका बिजनेस मॉडल क्या है और ये कैसे पैसे कमाता है। तो आपको ये कैसे पैसे कमा के दे सकता है, यानी कि आने वाले टाइम में ये कैसे रिटर्न देता है। और जैसे कि आपको पता है कि अगर आप किसी भी कंपनी के शेयर को खरीदते हैं या उसके आईपीओ में इन्वेस्ट करते हैं तो उसकी वैल्यू ऊपर कैसे जाती है जब उस कंपनी का बिजनेस अच्छा परफॉर्म करता है। तो आरईआईटी के केस में, जैसे कि शेयर के केस में कंपनी का बिजनेस होता है, आरईआईटी के केस में वो कौन से इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं जो इसको आगे लेके जाते हैं, यानी कि इन्वेस्टर्स को रिटर्न बना के देते हैं। इन सब क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कशन करते हैं आज की वीडियो में। चलिए कम टाइम लेते हुए जल्दी से चलते हैं आज की वीडियो के ऊपर। REITs रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, ये कैसे होते हैं और कैसे काम करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि इनका जो बिजनेस मॉडल होता है वो नॉर्मली म्यूचुअल फंड के जैसे होता है, यानी कि अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करता हूं नॉर्मल शेयर्स के जैसा नहीं होता। तो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे किसी कंपनी के कोई प्रमोटर्स होते हैं, यहाँ पे इस कंपनी के स्पॉन्सर्स होते हैं जो इन कंपनीज को ओन करते हैं। अब मान लो यहाँ पे क्या होता है कि जब आपके जैसे बहुत से इन्वेस्टर्स यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो एक जगह पे उस पैसे को पूल किया जाता है और पूल करने के बाद जो वो ट्रस्ट है उस पैसे को आगे कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करती है ताकि वहां से जो रिटर्न बनेगी उस रिटर्न से आपको एज अ यूनिट होल्डर उसका फायदा हो सके। तो ये कैसे काम करता है, तो सबसे पहले जो ये ट्रस्ट बनाई जाती है, ये ट्रस्ट अपने पैसे को रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करती है और ये रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट अलग अलग पर्पसेस के लिए करती है। यानी कि ये नॉर्मली कमर्शियल प्रॉपर्टीज बनाने के लिए इन्वेस्टमेंट करती है, कमर्शियल पार्क्स बनाने के लिए इन्वेस्टमेंट करती है और वहां से जो रेंटल इनकम आती है, इसके अलावा ये कंपनी आगे लोन्स भी देती है रियल एस्टेट कमर्शियल प्रॉपर्टीज का कंस्ट्रक्शन करने के लिए और वहां से जो भी इनकम आती है वो इनकम आगे इन्वेस्टर्स को पास ऑन की जाती है। तो यहां से आपको समझ में आ गया होगा कि नॉर्मली म्यूचुअल फंड की तरह जैसे कि वहां पे फंड मैनेजर होता है, यहाँ पे एक स्पॉन्सर होता है जो एक जगह पे पैसे को पूल किया जाता है, पूल करने के बाद आगे इन्वेस्टमेंट किया जाता है और जितना आप इन्वेस्टमेंट करते हैं एज अ इन्वेस्टर उतने फ्रैक्शन ऑफ यूनिट्स आपको मिल जाते हैं उस आरईआईटी के। तो ये होता है बिजनेस मॉडल्स आरईआईटीज का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम डिटेल में डिस्कशन करते हैं कि आपको बिजनेस मॉडल तो समझ में आ गया, अब लेकिन वो कौन से फैक्टर्स हैं जो पैसा बना के देते हैं इन्वेस्टर्स को अगर आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहाँ पे नॉर्मली 3 चीजें होती हैं जिससे आरईआईटीज को प्रॉफिट मिलता है, यानी कि अगर आरईआईटीज को प्रॉफिट मिलता है तो आपको भी इसका फायदा होता है। तो सबसे पहले रेंटल इनकम। अब मान लो किसी आरईआईटी ने एक कमर्शियल प्रॉपर्टीज को बना के आगे दिया है, रेंट पे दिया हुआ है, तो वहां से जो भी रेंट आएगा वो रेंट का फायदा कंपनी को एज अ इनकम की तरह होता है, उसका फायदा आरईआईटी को एज अ इनकम की तरह ही होता है। अब यहाँ पे आरईआईटीज कितने इनकम को आगे शेयर होल्डर्स को एज अ डिविडेंड की फॉर्म में पास ऑन कर सकते हैं, तो उसके बारे में अगर मैं आपको बताऊं, अब मान लो कि आरईआईटी ने एक कमर्शियल प्रॉपर्टी को बनाया और वो बनाने के लिए बनाने के बाद कंपनी को 100 रुपीज का वहां से रेंटल इनकम आता है। तो 100 रुपीज का रेंटल इनकम हुआ, लेकिन उसको ऑपरेट करने में भी कंपनी का कोई ना कोई खर्चा आता होगा। अब मान लो कि वहां पे खर्चा जो कंपनी का आता है वो 90 रुपीज का आता है, तो 100 माइनस 90 कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ 10 रुपीज का। तो 10 रुपीज में से 90% तक का जो इनकम होता है वो इनको आगे यूनिट होल्डर्स को पास करना होता है एज अ डिविडेंड। तो यहाँ पे इस केस में 100 रुपीज कंपनी का यहाँ पे रेवेन्यू आ रहा था वहां से जो रेंटल की फॉर्म में, 90 रुपीज कंपनी का खर्चा था, 10 रुपीज कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया, इसका 90% यानी कि 9 रुपीज एज अ डिविडेंड अलग अलग यूनिट होल्डर्स को जिस भी फ्रैक्शन में आपने लिया है आप में डिवाइड कर दिया जाएगा। तो ये सबसे पहला और इंपॉर्टेंट रेवेन्यू सोर्स होता है अगर कोई भी लोग आरईआईटी में के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो। अगर हम सेकंड सोर्स ऑफ इनकम की बात करते हैं तो वो कंपनी को इंटरेस्ट की फॉर्म में आता है। इंटरेस्ट कब मिलता है, जब आप किसी को पैसा लेंड करते हैं। तो अब ये कंपनीज ये ट्रस्ट पैसा लेंड कैसे करते हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आरईआईटीज बहुत बार डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं प्रॉपर्टीज के अंदर, ये अपने एसपीवीज बना के रखते हैं। एसपीवीज की फुल फॉर्म होती है स्पेशल पर्पस व्हीकल्स। तो इनके थ्रू ये अलग अलग प्रॉपर्टीज को ऑन करते हैं और ये एसपीवीज को प्रॉपर्टीज बनाने के लिए पैसे चाहिए होते हैं और इनको पैसा प्रोवाइड करता है ये ट्रस्ट, और ये पैसा प्रोवाइड करने के बदले में उनसे इंटरेस्ट चार्ज करता है और जो इंटरेस्ट आता है वो ट्रस्ट के लिए एज अ इनकम होता है।
और अगर ट्रस्ट के लिए वो एज ए इनकम होगा तो उस इनकम को आपके तक भी पास किया जाएगा, क्योंकि आपने उस ट्रस्ट के कुछ ना कुछ यूनिट्स को खरीदा हुआ है। थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये सब चीजें हुई जो इसकी वैल्यू को डिराइव करती हैं। इसके अलावा आपको ये भी पता है कि जो इनके यूनिट्स होंगे ये शेयर मार्केट के अंदर ट्रेड करेंगे, और शेयर मार्केट के अंदर कोई भी चीज अगर ट्रेड करती है तो अगर उसका प्राइस खुद ही ऊपर चला जाए तो वहां से भी आपको प्रॉफिट हो जाता है। लेकिन इनका प्राइस ऊपर कैसे जाता है? तो नॉर्मली अगर किसी कंपनी का प्राइस ऊपर जाता है कंपनी के बिजनेस के अंदर एक्सपेक्टेशंस की वजह से, अगर इन्वेस्टर्स को लगता है कि इसके बिजनेस के अंदर कुछ अच्छा होने वाला है तो वो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं। जब यहाँ पे डिमांड ज्यादा बढ़ जाती है और सप्लाई लिमिटेड होती है तो शेयर मार्केट के अंदर भी इनका प्राइस ऑटोमेटिकली ऊपर चला जाता है। तो दोस्तों ये 3 तरीके होते हैं जिसके थ्रू यहाँ पे अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको फायदा हो सकता है। मैंने आपको तरीकों के बारे में बताया, मैं आपको ये नहीं बता रहा हूं कि फायदा होगा ही होगा। तो ये तरीके हैं जैसे कि कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के बाद होता है कि कंपनी का अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अच्छा होगा, कंपनी का डेट कम होगा, कंपनी का रेवेन्यू ज्यादा होगा, कंपनी का ग्रोथ ज्यादा होगा, तो उसी केस में यहाँ पे ये अलग फैक्टर्स होते हैं जो इसके वैल्यूएशन को डिराइव करते हैं। चलिए यहाँ पे कुछ इंडस्ट्री के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे जो ऑफिस का डिमांड है वो पिछले 5 साल के अंदर A1 ग्रेड ऑफिस, यानी कि जो मल्टीनेशनल कंपनीज बाहर से आके इंडिया के अंदर ऑपरेट करती हैं, उसकी डिमांड के अंदर पिछले 5 साल में हमें 5% का कंपाउंडिंग ग्रोथ देखा गया है। सेकंड यहाँ पे देखा गया है कि बॉम्बे, बेंगलोर और इसके अलावा एनसीआर के अंदर जो ऑफिस स्पेस का जो रिक्वायरमेंट होता है उसके अंदर पिछले कुछ टाइम के अंदर एक अच्छा ग्रोथ देखा गया है। वहां पे डिमांड अच्छी देखी गई है और इसके अलावा जो रेंटल इनकम है वहां पे भी एक ठीक ठाक ग्रोथ हमें देखने को मिली है पिछले कुछ टाइम के अंदर, अगर मैं कोविड का टाइम यहाँ पे निकाल देता हूं तो। अगर मैं यहाँ पे कोविड के इंपैक्ट की बात करूं तो कोविड की इंपैक्ट की वजह से फाइनेंशियल ईयर 2021 के अंदर अगर मैं फर्स्ट हाफ की बात करता हूं सितंबर तक की, और अगर मैं उसको पिछले साल के साथ कंपेयर करता हूं तो वहां पे मैं 26% का ड्रॉप देखने को मिलता है। यानी कि इस इंडस्ट्री के ऊपर कोविड का काफी बुरा असर देखने को पड़ता है अगर आप अलग अलग मैट्रिक्स को देखते हैं तो। सेकेंडली अगर मैं इस पूरे सेक्टर के अंदर रेंटल और वैल्यूएशंस की बात करता हूं तो वो काफी अट्रैक्टिव देखने को मिलते हैं, क्योंकि यहां पे हम कंपेयर करने का ट्राई करते हैं कि जो इंडिया के अंदर पर स्क्वायर फीट का जो रेंटल है उसको बाकी कंट्री के साथ कंपेयर करें तो आपको पता चलेगा कि बाकी कंट्रीज के अंदर कितना ज्यादा रेंटल होता है और उसके कंपैरिजन में इंडिया में कितना कम है। तो यहाँ पे अगर आने वाले टाइम में डिमांड बढ़ता है तो वो भी ऊपर जाने के चांसेस बढ़ सकते हैं। सेकेंडली यहाँ पे जितना रेंटल बढ़ रहा है उसके हिसाब से जो वैल्यूएशन है वो भी अट्रैक्टिव देखने को मिल रहे हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप मेरी स्क्रीन में देख सकते हैं तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि यहाँ पे जो रेंटल है यूएस डॉलर्स के अंदर पर स्क्वायर फीट पर मंथ, अगर हम वहां पे इंडियन की सिटीज को देखते हैं और बाकी वर्ल्ड के साथ कंपेयर करते हैं तो लंदन के अंदर ये प्राइस $11.4 पर स्क्वायर फीट है और मुंबई के अंदर ये प्राइस सबसे ज्यादा है जो करंटली $1.8 के आसपास का है। बेंगलोर और एनसीआर के अंदर ये प्राइस अभी भी $1.2 पर स्क्वायर फीट और एनसीआर के अंदर $1.2 पर स्क्वायर फीट के आसपास का है। अब आप यहाँ पे ये जानना चाहते होंगे कि जिस सेक्टर की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे जो ऑफिस स्पेस होते हैं उसका सबसे इंपॉर्टेंट डिमांड ड्राइवर क्या है। तो दोस्तों जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि REITs जो कि कमर्शियल सेक्टर के अंदर रियल एस्टेट के अंदर काम करते हैं वहां पे सबसे बड़ा एब्जॉर्प्शन कहाँ पे हमें देखने को मिलता है। अगर यहाँ पे हम टेक्नोलॉजी की बात करें तो वो इंपॉर्टेंट यहाँ पे डिमांड ड्राइवर है जो पूरा एब्जॉर्प्शन का 37.6% यहाँ पे कंज्यूम करता है। इसके अलावा अगर हम बात करें बैंकिंग सेक्टर का तो वहां पे 11.7%, इसके अलावा प्रोफेशनल सर्विसेज 8.8%। बाकी इंफॉर्मेशन भी आपको यहाँ पे देखने को मिल सकती है। अगर मैं यहाँ पे इनके कॉम्पिटिटर्स की बात करता हूँ तो इस इंडस्ट्री के अंदर 2 और ऐसी कंपनीज है जो ऑपरेट करती हैं जिनका नाम है एम्बेसी एंड माइंडस्पेस। तो इनके REITs भी शेयर मार्केट के ऊपर ट्रेड होते हैं, आप उनको जाके भी चेक कर सकते हैं अपनी रिसर्च के लिए। चलिए इन चीजों के बाद अब जल्दी से बात करते हैं इन्वेस्टमेंट के प्रोज एंड कॉन्स के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट प्रोज के बारे में। सबसे पहला जो इंडस्ट्री के डायनेमिक्स है वो आने वाले टाइम में पॉजिटिव हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो पर कैपिटा स्पेस कंजम्पशन है वो अभी काफी कम है और रिसेंट के टाइम में इसके अंदर ठीक ठाक ग्रोथ भी देखने को मिला है। यहाँ पे जो सेकंड इंपॉर्टेंट नाम है वो है इसके ब्रांड का, जो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का प्रो बन जाता है, क्योंकि यहाँ पे आपने नाम सुना होगा ब्रुकफील्ड का जो इसका स्पॉन्सर है और ये वर्ल्ड की एक बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत बड़ी ऑल्टरनेट एसेट कंपनी है जिनका एसेट अंडर मैनेजमेंट बहुत ज्यादा क्वांटिटी में देखे जा सकते हैं। तो ग्लोबल ब्रांड है यहाँ पे इस कंपनी के REIT के साथ एसोसिएटेड, जो यहाँ पे इसको एक इंटरेस्टिंग चीज बना देता है। अगर हम इनके प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो इनके
प्रॉपर्टीज काफी ज्यादा स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड हैं, मुंबई, नोएडा, न्यू दिल्ली और इसके अलावा कोलकाता के अंदर। और इसके अलावा जो इन्होंने प्रॉपर्टीज रिसेंट के टाइम में बनाई है, तो मैक्सिमम प्रॉपर्टीज इन्होंने रिसेंट के टाइम में बनाई है जो कि नई अमेनिटीज के साथ बनी हुई हैं। यानी कि यहाँ पे रेंटल का प्रॉब्लम देखने को नहीं मिल सकता है, क्योंकि जितना ज्यादा और जितना अच्छा अमेनिटीज होता है वहां पे ज्यादा रेंटल इनकम आने के चांसेस भी होते हैं। अगर मैं यहाँ पे कॉन्स की बात करता हूं तो कंपनी के ऊपर डेट लेवल काफी ज्यादा है। अगर मैं कंपनी के इंटरेस्ट कवरेज रेशियो की बात करता हूं तो वो अभी भी 1 से कम है, जिसके बारे में आपको थोड़ा सा सोच लेना चाहिए इन्वेस्टमेंट करने से पहले। कंपनी ने पिछले कुछ टाइम के अंदर लॉस बुक किया था, लेकिन बीच में 1 साल प्रॉफिट भी बुक किया था। उसके पीछे मेजर रीजन था कंपनी का अदर इनकम, जो कि इनके कोर बिजनेस से नहीं निकल के आई थी। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि कंपनी का जो रेवेन्यू, जो कंपनी का जो प्रॉफिट होता है वही कंपनी के वैल्यूएशंस को डिराइव करता है आने वाले टाइम में। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा डिटेल में देख लेना चाहिए कि कंपनी ने लॉस बुक किया, उसके पीछे क्या रीजन है और कंपनी की क्या स्ट्रेटेजीज है आने वाले टाइम में, और कैसे अपने आप को लॉस मेकिंग से एक प्रॉफिटेबल मेकिंग कंपनी बनाना चाहते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। हमने बहुत सिंपल टर्म्स में आपको पूरे बिजनेस के बारे में समझाने का ट्राई किया, ताकि आपके दिमाग में कोई भी डाउट्स ना हो, कोई भी कॉम्प्लिकेशन ना हो, और ये इन्फॉर्मेशन का यूज करके आप आगे और डिटेल्ड रिसर्च कर सकते हैं, ताकि आप एक इन्फॉर्म डिसीजन ले सकें कि क्या आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना है या आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना। और पूरी रिसर्च करने के बाद एक अच्छे तरीके से डिसीजन लें और लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि लॉन्ग टर्म में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, स्पेकुलेशन नहीं करते, तभी आप एक अच्छी रिटर्न बना सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप एक अच्छी रिसर्च करके एक अच्छी इन्वेस्टमेंट करेंगे। दोस्तों, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें।